Good morning, everyone. Today we are going to start Economics Class 12, Chapter 2. Concepts of national income. Concepts of national income. This is the name of chapter. We shall discuss most important terminologies which are used in the national income chapter. Let us first discuss what is national income. Write down all of you, please note down the definition. National income. National income or write down national income is the aggregate value of final goods and services produced in a country in a year. Try to understand, national income is the aggregate value of please put here, aggregate value of final goods and services produced in a country in a year. So here try to understand aggregate. Aggregate means sum total. Earlier we have discussed in previous chapter when I was discussing the chapter 1, in which I have discussed with you what is the meaning of aggregate. Aggregate means sum total. Value of final goods. Final goods we already discussed in previous chapter. The goods which are ready for the use and crossed the boundary of the production process of the production. So that is final goods and services produced in a country in a year. This is the definition of national income. So now we shall discuss what are the features. If you see this, you will find some features of the national income. So we are going to here discuss what are the features. Now write down features. आप लोग अब लिखिए फीचर्स इसके क्या है. नेशनल इनकम आपने समझ लिया. मैं फिर इसको डिटेल में चर्चा करूंगा जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जब होगी वहां भी इसकी पूरी चर्चा करेंगे. इसका नाम क्या होता है, इसको एनएनपीएफसी कहा जाता है. वहां बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब सारा चीज. पहले इसके पहले बहुत सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है. तो आप लोग पहले नेशनल इनकम जो है हम इसको मैं क्लियर कर देता हूं एक चीज अच्छी तरह से कि मान लो किसी कंट्री अपने कंट्री में लेंगे तो लाखों चीज प्रोड्यूस होता है. तो यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. मैं समझाने के लिए एक ऐसी कंट्री को ले रहा हूं जहां पर कि एक ही प्रोडक्ट होती है सपोज, या दो प्रोडक्ट होता है. सपोज गल्फ कंट्री इफ यू आर टेकिंग अरब में या जितने भी इराक ईरान कंट्रीज हैं वो वहां पर दो चीज मेनली होता है. सपोज कि एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है. दूसरा डेट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, खजूर जिसको कहते हैं. तो मैं इसको इससे समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं. मान लो एक कंट्री ने 100 बैरल या 100 बैरल्स प्रोड्यूस करता है. मैं एग्जांपल ले रहा हूं. और ये 100 क्विंटल, ये दो ही गुड्स वहां प्रोड्यूस होता है. तो अब इसका मॉनेटरी, अब एक चीज मैं अभी फीचर्स में बताऊंगा कि इसके नेशनल इनकम इज ऑलवेज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी. मॉनेटरी वैल्यू में इसको इंटीमेट किया. ये तो तुम्हारा उसका जीडीपी होगा जिसको नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे हम लोग. 100 बैरल ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट और डेट खजूर जिसको कहते हैं वो 100 क्विंटल्स ले लीजिए या कुछ भी ले सकते हैं आप. तो मान लीजिए इसकी वैल्यू 10
₹1000 है या 1 लाख ले लीजिए आप इसको, इसकी वैल्यू मान लीजिए 10 लाख, इसकी वैल्यू 10 लाख है और इसकी वैल्यू मान लिया जाए 5 लाख है। तो अगर आप इस दोनों को जोड़ेंगे, ये फाइनल गुड्स है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल बनकर रेडी हुआ है, तो ये जो 15 लाख हैं, ये इसका, इस कंट्री का जो भी कंट्री है, नेशनल इनकम कहलाएगा। नेशनल इनकम अभी मैं बाद में बहुत सारी चीजें आप और क्लियर जानेंगे जब NFIA की चर्चा करेंगे। वो NDP क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, फिर GDP क्या होती है, GNP क्या होता है, सारा इसके बाद वाले चैप्टर में करेंगे हम लोग। तो आप अभी इतना समझो कि नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर। ये हो गया। इसके बाद आप लिखो फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स? फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के फीचर्स क्या क्या है? पहला, आप डिफिनेशन से ये फीचर्स आ जाएगा आपको। पहला है इट इज estimated in an accounting year। अब ये अकाउंटिंग ईयर क्या होता है आप लोग नोट कर लीजिए कि इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। ये 1 ईयर का जो पीरियड है ना, पीरियड, अब मैं व्हेन आई वाज डिस्कसिंग फर्स्ट चैप्टर उसमें मैंने इसकी पूरी चर्चा की है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो का जब चर्चा कर रहे थे उसमें पॉइंट ऑफ टाइम आया था, और क्या आया था कि फ्लो कंसेप्ट और स्टॉक कंसेप्ट। तो स्टॉक कंसेप्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। हमने उस समय बताया था कि 9 o'clock 10 o'clock, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, द टाइम व्हिच हैव सर्टेन डायमेंशन, तो दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो 1 ईयर जब इट इज एस्टिमेटेड इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो 1 ईयर का है, तो 1 ईयर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। और मैं तो ये अब दूसरा फीचर इसी से आ जाएगा, ये फ्लो कंसेप्ट है। पहले आप इसको अकाउंटिंग ईयर समझो। अकाउंटिंग ईयर जो अपने देश में, इन इंडिया में, जनरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल। ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च नेक्स्ट ईयर चला जाएगा ये। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल का जो है, इसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसी के फाइनल गुड्स जो होता है, फाइनल, इसमें हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेंगे। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है, ये सारी बातों की चर्चा हो चुकी है अर्लियर। तो यहां पर केवल वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हियर आई हैव रिटन हियर वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो केवल गुड्स जो है, फाइनल गुड्स है, केवल उसी की हम लोग चर्चा अकाउंटिंग ईयर में करेंगे, उसी के वैल्यू को लेंगे हम लोग। इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को नहीं लेना है यहां पे। दूसरा जो है, दूसरा कंसेप्ट क्या है इसमें कि जैसे ही हम अकाउंटिंग ईयर में इसको मेजर कर रहे हैं तो ये फ्लो कंसेप्ट हो जाता है। इट इज द फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट मैंने बताया है अर्लियर क्लास में कि स्टॉक और फ्लो, मैंने एग्जांपल के साथ बताया था कि स्टॉक इज ए क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाई ये फ्लो क्या होता है? फ्लो इज आल्सो क्वांटिटी। मैंने उस समय भी बताया था, फिर मैं बता रहा हूं कि फ्लो इज आल्सो ए क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज सर्टेन टाइम डायमेंशन। तो आप देख लो कि हम नेशनल इनकम को मेजर्ड किया जाता है इन ए ईयर, तो ये अकाउंटिंग ईयर में मेजर करते हैं। तो दैट इज व्हाई ये नेशनल इनकम जो है
क्या है इसका दूसरा फीचर जो है, इट इज द फ्लो कंसेप्ट। इसका जो नेशनल इनकम फ्लो कंसेप्ट है, ये दूसरा फीचर है, ये फ्लो कंसेप्ट है, स्टॉक नहीं है, ये फ्लो थ्रू आउट द ईयर प्रोडक्शन चलते रहता है, इसके वैल्यू हम लोग लेते रहते हैं, तो एक ईयर में एस्टिमेट होता है, दैट इज व्हाई इट इज द फ्लो कंसेप्ट। तीसरा जो है आप लोग नोट करते जाओ, ओनली फाइनल goods and services is included in estimation of नेशनल इनकम। तीसरा क्या है, पहला तो हो गया कि अकाउंटिंग ईयर में इसको हम लोग मेजर करते हैं इसके वैल्यू को, दूसरा हो गया इट इज फ्लो कंसेप्ट, तीसरा है ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तीसरी और लास्ट जो है फोर्थ वन, इट इज एक्सप्रेस्ड, यानी नेशनल इनकम आप ऐसे लिख लो, नेशनल इनकम is expressed in terms of मनी वैल्यू। इसको हमेशा मनी वैल्यू में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, जब भी इसको मेजर करेंगे तो मनी टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। 5000 और 5000 करोड़ रुपीज जो भी प्रोडक्शन का प्राइस होता है, दैट विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। तो ये चार आपके फीचर्स हो गए नेशनल इनकम के। फिर मैं एक बार पढ़ देता हूं, नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर। और फिर इसके चार फीचर्स हो गए, इट इज एस्टिमेटेड इन एन अकाउंटिंग ईयर, एन अकाउंटिंग ईयर इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फिर दूसरा चीज लिखना है, इट इज द फ्लो कंसेप्ट, क्योंकि इट इज मेजर्ड इन पीरियड ऑफ टाइम, फ्लो दैट इज मेजर्ड इन पीरियड ऑफ टाइम, मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताया आपको। और only final goods and services are included in estimation of national income। नेशनल इनकम में कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता है, तो ओनली फाइनल गुड्स। तीसरी विशेषता हो इसकी, तीसरा प्रॉपर्टी इसका, तीसरा फीचर्स है। और चौथा जो है नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। ये आप लोग चारों समझ गए होंगे। अब जो दूसरा टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक टेरिटरी। मैं यहां लिख रहा हूं उसको, आप लोग समझ लेंगे इसको। इकोनॉमिक टेरिटरी, ये इकोनॉमिक टेरिटरी को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज, मैं स्लैश दे रहा हूं या आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो, और डोमेस्टिक टेरिटरी, ये डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहलाता है। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, लिखो भाई, इसको डिफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहां पे, आप लोग नोट डाउन करो। मैं यहां पर लिखा हुआ है, मैं सीधा इज लगा देता हूं इसमें। डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी इज ए टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय government within which economic territory is a territory administered by government within a person, goods and capital
फ्रीली। आप लोग नोट डाउन कर लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में इसके क्वेश्चन रेज होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं ये सारे टेक्नोलॉजीज आपको। फिर इसके बाद वाला चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कि सारे न्यूमेरिकल्स आपको उसी चैप्टर से बनेगा, अगर वो आप नहीं जानेंगे तो इसके बाद वाला जो वीडियो जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और नेशनल इनकम और इनकम डिटरमिनेशन, ये सबसे मार्क्स फेचिंग टॉपिक है, चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। तो इकोनॉमिक टेरिटरी इज ए टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विदिन पर्सन, विदिन विच डाल दो, जिसमें या विदिन पर्सन गुड्स एंड कैपिटल मूव्स फ्रीली। ये आपका क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट है इकोनॉमिक टेरिटरी का। इकोनॉमिक टेरिटरी इज ए टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विदिन पर्सन गुड्स एंड कैपिटल मूव्स फ्रीली। अब ये आपने समझ गया होगा कि फ्रीली, और इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे जिसमें कि वहां बताने की जरूरत नहीं है, ओनली इट डजंट acquire the land, not only the geographical area. Economic territory is a territory administered by government within person, goods and capital. और geographical territory भी ऐड कर सकते हो इसमें, is a geographical territory, ऐसे दे दो ना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। is a geographical territory, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लो आप लोग। इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज ए ज्योग्राफिकल, GEOGRAPH, सॉरी जस्ट ए मिनट, ज्योग्राफिकल, हाँ GEOGRAPHICL, ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय, ज्योग्राफिकल टेरिटरी भी लिख दो आप यहां पे। अब ध्यान दो, इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज ए ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विदिन पर्सन गुड्स एंड कैपिटल, विदिन पर्सन गुड्स एंड कैपिटल मूव्स फ्रीली। ये डिफिनेशन है। अब मैं ज्योग्राफिकल की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में केवल लैंड एरिया नहीं लेना है, तो जो हमारे एक्वाटिक पार्ट है, पानी वाला जो है, जैसे कि ओशियन है हमारे, सीज है हमारे, उसके भी एरिया जो है वह भी, दैट एरिया आल्सो कम्स अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी में आता है। समझ गए उसमें? तो इकोनॉमिक टेरिटरी हम समझते हैं कि लैंड एरिया जो है, जो अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ जिसे हम लोग कहते हैं, वो तो है ही, उसके अलावे जो सीज एरिया है हमारे, ओशियन एरिया जो है, पानी वाला पार्ट है, दैट आल्सो कम्स अंडर इकोनॉमिक टेरिटरी। अब ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नेशनल इनकम क्या है और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या है। इसके बाद तीसरा जो टर्म है वो समझना है हम लोगों को, आई एम रिमूविंग दिस, दैट इज रेसिडेंट। ये रेसिडेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट टर्म, सो राइट डाउन व्हाट इज रेसिडेंट, हु आर द रेसिडेंट, राइट डाउन रेसिडेंट। Start writing resident, important term. Resident of a country. Resident, just write down. Now, resident of a country is a person, resident of a country is a person who resides in the country and his economic interest
also lies in the कंट्री। ध्यान देना इस पर थोड़ा सा। एक रेसिडेंट कौन कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये नेशनल इनकम का। रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इज ए पर्सन हु रिसाइड्स इन द कंट्री, जो देश के अंदर रहता है, देश में रहता है, एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन द कंट्री। व्हाटएवर ही अर्न्स that is for the country, whatever saving he is doing that is for the country, whatever expenditure he is doing that is also for that country. So that resident of a country is a person who resides in the country and his economic interest also lies in the country. So this is the definition of resident. अब resident तो जान गए, लेकिन बहुत सारे इसके जो कंपोनेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अपने देश के सिटीजन तो हैं, रेजिडेंट नहीं है। अब मैं भी उसकी चर्चा कर रहा हूं डिटेल में। आप लोग लिखिए, नोट डाउन रेजिडेंट एंड सिटीजन। पहला पॉइंट अबाउट दिस टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट, इसके सम पॉइंट्स यू कैन नोट डाउन। पहला इसके लिखेंगे अबाउट द रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड सिटीजन। दीज टू टर्म्स आर कंफ्यूजिंग। दोनों आप तीनों लिख लीजिए, मैं तीनों को बता देता हूं। तीन पॉइंट्स इससे आते हैं, इससे निकल करके। एक और है रेसिडेंट्स एंड नेशनल। थर्ड रेसिडेंट्स एंड पीपल working in international organization such as World Bank, IMF and UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, आप ध्यान दें, रेसिडेंट एंड सिटीजन। आपको एक सिटीजन में नॉट बी रेसिडेंट, सिटीजन दोनों हो सकता है, रेसिडेंट भी हो सकता है, ही कैन नॉट बी ए रेसिडेंट। सपोज जितने हमारे एनआरआई हैं वो सिटीजन तो हैं, बट दे आर नॉट द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे आर रिसाइडिंग इन यूएसए। बहुत सारे पीपल, दे आर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बट दे आर residing in USA. So here they are not the citizen of India, sorry, resident of India. Particularly example you can write here, NRI, non-resident Indian. So NRI, we cannot say he is the resident. They are citizens but they are not the resident. आप यहां समझ गए होंगे कि रेसिडेंट और सिटीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक सिटीजन रेसिडेंट
हो भी सकता है और एक सिटीजन रेसिडेंट नहीं भी हो सकता है। दूसरा चीज है रेसिडेंट एंड नेशनल। अब नेशनल, ये रेसिडेंट कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। देखो नेशनल रेसिडेंट एक नेशनल भी हो सकता है एंड नॉन नेशनल भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, नॉन नेशनल मतलब कि अगर बाहर के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, यूएस ए पीपल रहते हैं, रशियन यहाँ रहते हैं, तो दे आर ट्रीटेड एज रेसिडेंट बशर्ते कि वो ही वर्क्स इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देना इस पे, मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा इसकी। तो यहाँ पर मैं सिंपल कहता हूं कि नॉन नेशनल्स जो कि इंडियंस नहीं है, दे आर आल्सो ट्रीटेड एज रेसिडेंट। तो रेसिडेंट में भी नेशनल एज वेल एज, अगर इंडियन है तो वो नेशनलिटी उसकी इंडिया की है, तो ही इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट एक यूएस पीपल, एक नेपाली पीपल, एक जो बाहरी यहाँ पर काम करता है, गवर्नमेंट हैज अलाउड टू स्टे हियर, they are also treated as resident. So resident may be national or non-national, both. Resident may be treated as national or non-national. So both are treated non-national as a resident. अब मैं यहां पर जो नॉन नेशनल वाली थोड़ा कंफ्यूजन करने वाली बात है, मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं उसको। तीसरा पॉइंट है रेसिडेंट्स एंड पीपल वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक यू आर नोइंग, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, इफ दीज ऑफिसेस आर लोकेटेड इन इंडिया and Indian people are working in this organization, either in IMF or in UNO or in World Bank, they are treated as resident. ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिए अच्छा थे। अगर कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में और उसकी वो लोकेटेड इंडिया में, दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन these offices are located in India, और अगर उसमें इंडियन वर्कर काम करता है, इंडियंस आर वर्किंग इन दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ट्रीटेड एज रेसिडेंट। लेकिन अगर इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई रशियन काम करता है, यूएस पीपल काम करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर रिसाइडिंग इन इंडिया बट दे आर नॉट ट्रीटेड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ध्यान देना, रिमार्केबल चीज है ये। Again, I am reminding you. I am again going to detail once more. If the international organization situated in India and Indian people are working in that international organization, he is treated as a resident of India. He is resident. But if foreigners are working in these organizations, international organization which is located in India, they are not treated as resident. फिर मैं एक एग्जांपल और देता हूं कि मान लो कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है, UNO का है, वो USA में है और हमारे इंडियंस वहां काम करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो दे आर रिसाइडिंग इन USA बट दे आर नॉट ट्रीटेड एज ए रेसिडेंट। उसको हम कह ही नहीं सकते हैं कि रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, रेसिडेंट USA में ऑफिस है इसका, वर्ल्ड बैंक का। मान लो कहीं है, रशिया में है, इफ द वर्ल्ड बैंक, IMF एंड UNO ऑफिस सिचुएटेड इन लोकेटेड इन रशिया and our Indians are working there and he is residing in Russia but they are not treated as a resident of Russia, उसको ट्रीटेड नहीं किया जाएगा। अगर वहां पर कोई यूएसए के पीपल काम करते हैं, जापानीज काम कर रहा है, चाइनीज पीपल आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन जो कि रशिया में लोकेटेड है, तो ओनली रशियन पीपल हु आर वर्किंग इन वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। रेस्ट ऑफ द फॉरेनर्स विल नॉट ट्रीटेड एज द रेसिडेंट। ये क्लियर आप हो गया होगा। मैं अगर इसको आपको अब जो दूसरा चैप्टर बताएंगे जिसमें कि न्यूमेरिकल्स पूरा बेस्ड है,
जो कि NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, जिससे कि फिर NIT की चर्चा करेंगे, और डिप्रिसिएशन जिससे कि GNP से GDP, GDP से NDP, NDP MP FC, ये सारा चीज होगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, लेकिन मैं अगर उसको इंक्लूड करूंगा तो वो 1 घंटे का होगा, तो ये वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। सो दैट आई एम गोइंग टू कंक्लूड हियर। लेकिन अगला वीडियो जो आएगा, आप लोग एक एक करके देखना सारा वीडियो। मैं गारंटी देता हूं आप 99 मार्क्स आपका कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं एक एक टर्म को, एक एक चीज को मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आई एम गोइंग टू कंक्लूड हियर। सो नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट वेरी सून, दैट विल बी बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स, और उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसमें सारा चीज बताएंगे। तो आप अगला वीडियो जरूर देखिए। आप बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब तो करिए ही, इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच।